Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss four issues which have national and international importance for UPSC civil services examination. Today we will discuss only four issues. The first issue is related to precedent rule imposed in Manipur. The second issue is should convicted person contest elections. The third issue is China dam project open the floodgates of concern. The fourth issue is appointing ad hoc judges a viable means to reduce backlog. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about precedent rule imposed in Manipur. What is the history of insurgency in Manipur? So let's discuss the issue in detail. Bhai News. 4 days after Manipur Chief Minister N. Biren resigned, President rule was imposed in the northeastern state of Manipur that has been affected by ethnic violence for the past 2 years. रिसेंटली मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रिजाइन किया है। इसके 4 डेज के बाद मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है। मणिपुर लास्ट 2 इयर्स से एथनिक वायलेंस फेस कर रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू issued a proclamation under Article 356 of the Constitution after receiving a report from गवर्नर ऑफ मणिपुर से रिपोर्ट रिसीव करने के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 356 का यूज करते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन किया है। व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल इज अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर स्टेट्स गवर्नेंस। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है जिसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नेंस को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में कर लेती है। इट ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नेम से भी जाना जाता है। ओरिजिन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास जो भी इमरजेंसी पावर है, ये इमरजेंसी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 से टेकिंग की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एम्पावर बाय द गवर्नर एट द प्रोविंशियल लेवल एंड गवर्नर जनरल एट द फेडरल लेवल टू डील विद द फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर प्रोविंशियल लेवल पर या फेडरल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर हो जाता है तो उस केस में गवर्नर और गवर्नर जनरल को यहाँ पर पावर दी गई थी, इमरजेंसी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के मेजर के तौर पे। वाई प्रेसिडेंट रूल प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन करने के क्या क्या रीजंस थे? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क सच एज बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के संतनाम, ठाकुर दास भार्गव स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट रूल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क्स सच एज बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के संतनाम, ठाकुर दास भार्गव, इन सभी ने यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन की नेसेसिटी को यहाँ पर स्ट्रेस्ड किया। नंबर ऑफ प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों किया गया है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नंबर 2, एड्रेस गवर्नेंस ब्रेकडाउन। गवर्नेंस ब्रेकडाउन अगर होता है तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, उसके लिए प्रेसिडेंट रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 3, स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को इसके थ्रू स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नंबर 4, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स लिबर्टी। इसके थ्रू इंडिविजुअल की लिबर्टी को इंश्योर किया जा सकता है। अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके रखा जा सकता है। प्रोटेक्ट स्टेट्स। स्टेट्स को प्रोटेक्ट इसके थ्रू किया जा सकता है। नंबर 1, प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज वल्नरेबल टू कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्स सोसाइटी है, और इस सोसाइटी के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए इंडिया के अंदर कभी कभी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ जाता है, बिकॉज कभी कभी कुछ सोशल इश्यूज ऐसे जनरेट हो जाते हैं जिसको हैंडल सेंट्रल गवर्नमेंट या
स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाते, तो उस केस में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्पोजिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर एड्रेस गवर्नेंस ब्रेकडाउन, यूनियन इंटरवेंशन माइट बी नीडेड टू इंश्योर दैट स्टेट एडhere टू कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर व्हेन रिक्वायर्ड। स्टेट के अंदर कभी कभी लॉ मेंटेन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को एडहेयर करने के लिए यहाँ पर यूनियन इंटरवेंस की नीड होती है, और प्रेसिडेंट रूल के फॉर्म में ये इंटरवेंशन किया जा सकता है। नंबर 3, स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, टू प्रिवेंट फेडरल स्टेट्स ऑफ द यूनियन रजिस्टरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंश्योर कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रजिस्ट करते हैं, और उस केस में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कॉपरेशन का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन होता है। इस केस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना नेसेसरी हो जाता है। नंबर 4, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स लिबर्टी, व्हेन अ स्टेट्स मशीनरी फेल डिप्राइविंग सिटीजंस फ्रॉम बेसिक लिबर्टीज, यूनियन इंटरवेंशंस बिकम नेसेसरी टू सेफगार्ड पीपल्स राइट एंड रिस्टोर पीस। कभी कभी स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है, और उस फेल्योर की वजह से पीपल के लिए बेसिक लिबर्टीज का यहाँ पर डिप्राइविंग होता है, और उस केस में यूनियन इंटरवेंशन बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, सो दैट स्टेट के अंदर पीपल्स का राइट और पीस को रिस्टोर किया जा सके। नंबर 5, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल इंश्योर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पेक्टेड एंड ओबे बाय द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाए और उसका ओबे किया जाए। नंबर 6, प्रोटेक्ट स्टेट, टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेज एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंसेज एंड एक्सटर्नल अग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provide that it is the duty of the union to protect state against external aggression and internal disturbances। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 355 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस प्रोटेक्ट करे। व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है। अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की क्या क्या वजह मणिपुर के अंदर बनी। नंबर 1, फेल्योर ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का वहाँ पर फेल्योर शो हो रहे थे। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए यहाँ पर अब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है। हालांकि प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाता है जब पहले से ही स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो चुकी होती है। डिप्राइवल ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का डिप्राइवल के लिए यहाँ पर ये लगाया गया है। फेल्योर ऑफ जुडिशरी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। नंबर 1, फेल्योर ऑफ गवर्नेंस, इनएबिलिटी ऑफ द मणिपुर गवर्नमेंट टू कंट्रोल द वायलेंस इन द स्टेट। स्टेट के अंदर वायलेंस को कंट्रोल मणिपुर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की नेसेसिटी यहाँ पर देखा गया। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मणिपुर गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजंस बेसिक लिबर्टीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा रहा था, और सिटीजन्स के बेसिक लिबर्टीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी वहाँ की गवर्नमेंट, इस वजह से भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल का यहाँ पर नेसेसिटी हुआ। डिप्राइवल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अबाउट 3 मिलियन पीपल ऑफ मणिपुर आर डिप्राइव्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड दियर लाइव्स, लिबर्टी, डिग्निटी एंड पीस। मणिपुर के अंदर अबाउट 3 मिलियन मीन्स 30 लाख पीपल को यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के थ्रू यहाँ पर डिप्राइव किया जाता था। लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी एंड पीस उनका काफ़ी डिवैल्यू हो गया था। फेलियर ऑफ जुडिशरी, इन स्पाइट ऑफ वेरियस जुडिशरी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स द वायलेंस हैव बीन कंट्रोल डिप्राइविंग। जुडिशियल डायरेक्टिव्स के बाद भी यहाँ पर वायलेंस स्टॉप नहीं हो रहे थे, और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना यहाँ पर नेसेसरी हो गया था। नंबर 5, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ड्यू टू वायलेंस मोर देन 250 पीपल किल्ड एंड ओवर अ लैक ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड। वायलेंस की वजह से मणिपुर के अंदर 250 से ज़्यादा पीपल किल्ड हो चुके हैं, एंड ओवर अ लैक पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं। हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, चर्चेज, होम्स एंड अदर प्लेसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मणिपुर के अंदर जो भी क्लासेस चल रहे थे, उन क्लासेस में हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, चर्चेज, होम्स एंड अदर प्लेसेस का डिस्ट्रॉय हुआ है। आर्टिकल 356 के अंदर क्या क्या प्रोविजन है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन, इफ द प्रेसिडेंट बाय द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइज इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट सी कैरी
on in accordance with the provisions of the constitution. The president by proclamation may assume to himself all or any of the functions of the state, may allow parliament to exercise the power of the state legislature, may make provisions necessary to enforce the proclamation, including suspension of certain constitutional provisions related to state authority. प्रेसिडेंट के पास अगर गवर्नर का स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर होने से रिलेटेड अगर रिपोर्ट मिलती है तो प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ प्रोक्लेमेशन कर सकता है स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड। मे एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट के ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन को वो एज्यूम कर सकता है। इट मीन्स प्रेसिडेंट यहाँ पर एज्यूम कर सकता है प्रेसिडेंट रूल के केस में। मे अलाउ पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को अलाउ कर सकता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को एक्सरसाइज करे। President may make provision necessary to enforce the proclamation, including suspension of certain constitutional provisions related to state authorities. प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रोक्लेमेशन जो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोक्लेमेशन है उसको इन्फोर्स करने के लिए नेसेसरी प्रोविजंस कर सकता है। अब नेसेसरी प्रोविजंस के अंदर स्टेट अथॉरिटीज से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको सस्पेंड कर सकता है। नंबर रिवोकेशन, प्रोक्लेमेशन में बी रिवोर्ड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। प्रेसिडेंट रूल का जब भी रिवोकेशन किया जाएगा उसके लिए प्रेसिडेंट को अलग से प्रोक्लेमेशन करना होगा। नंबर 3, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मस्ट बी प्रेजेंटेड टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड विल सीज टू ऑपरेट आफ्टर 2 months अनलेस अप्रूव्ड। रिवोकेशन के लिए भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल का नीड होगा। पार्लियामेंट जब भी इसके सीज टू ऑपरेट को पास कर देती है 2 month के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल सीज हो जाएगा। नंबर 4, ड्यूरेशन, प्रेसिडेंट रूल ऑपरेट फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रेसिडेंट रूल का जब भी प्रोक्लेमेशन किया जाता है उसका 6 month तक कंटिन्यू ये ऑपरेट रह सकता है और 6 month से ज़्यादा इसको ऑपरेट कंटिन्यू नहीं रख सकते, उसके लिए अप्रूवल पार्लियामेंट का चाहिए। एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year, अगर 6 month से ज़्यादा इसका एक्सटेंशन करना है तो उसके लिए कुछ अलग से प्रोविजंस हैं। द प्रोक्लेमेशन कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 year ओनली इन द फॉलोइंग केसेस। 1 year से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल का एक्सटेंशन किया जा सकता है, बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नंबर 1, इफ नेशनल इमरजेंसी इन इफेक्ट, अगर पहले से ही नेशनल इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी के ड्यूरिंग अगर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है तो उस केस में 1 year से ज़्यादा के लिए इस प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू रखा जा सकता है। इफ इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेशन दैट इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली कैन नॉट बी हेल्ड ड्यू टू डिफिकल्टीज, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज है पहले से ही और उस स्टेट में इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेशन कर देता है कि उस स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली से रिलेटेड इलेक्शंस को कंडक्ट कराना रिसेंटली डिफिकल्ट है, तो इस प्रेसिडेंट रूल को नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 year से ज़्यादा के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। व्हाट इज मणिपुर इशू, मणिपुर इशू मेनली क्या है? इन मणिपुर मैतीज आर द वैली पीपल constituting 65% of state population and Kuki are tribes living in hills constituting 35% of Manipur population। मणिपुर के अंदर 2 कम्युनिटी के लोग हैं, मैती एंड कुकी। मैती यहाँ पर 65% पॉपुलेशन का शेयर करते हैं जो कि वैली रीजन में, कुकी जो कि ट्राइब्स हैं और ये हिली रीजन के अंदर रहते हैं जो कि 35% कंप्राइज करते हैं। 90% ऑफ द मणिपुर जोग्राफिकल एरिया कंप्राइजेज हिल्स, हिली रीजन की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जोग्राफिकल एरिया 90% एरिया यहाँ पर हिली एरिया है। नंबर 1, सेक्टेरियन वायलेंस, यहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैते पीपल का डिमांड क्या है, रिफ्यूजी इंट्रूजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सडन ट्रिगर यहाँ पर देखेंगे, कुकीज ऑब्जेक्शन क्या है। सेक्टेरियन वायलेंस, conflict between the dominant Meitei and Kuki communities majorly due to the imbalance in development across and protecting the ethnic rights of their community in the state। मैते एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके मेनली 2 रीजन है। इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट अक्रॉस, दोनों कम्युनिटीज से रिलेटेड जो भी एरियाज हैं, मैते जो कि वैली एरियाज में रहते हैं एंड कुकी जो कि हिल्स एरियाज में रहते हैं, दोनों एरियाज में डेवलपमेंट इम्बैलेंस है। नंबर 1 इशू ये है। नंबर 2 प्रोटेक्टिंग द एथनिक राइट्स ऑफ दियर कम्युनिटी इन द स्टेट, स्टेट के अंदर एथनिक राइट्स को कम्युनिटी एथनिक्स दोनों कम्युनिटी अपने एथनिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा इशू ये है।
मैदे डिमांड क्या है? मैदे डिमांड फॉर एसटी स्टूडेंट्स टू प्रिजर्व देयर एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज। मैदे कम्युनिटी का डिमांड है कि उन्हें अपना एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए एसटी स्टेटस गिवन किया जाना चाहिए। दे आर्ग्यू दैट दे वर एसटी बिफोर 1949 एंड लॉस्ट द स्टेटस आफ्टर द मर्जर विद इंडिया। मैथे पीपल का कहना है कि 1949 से पहले, इंडिया में मर्ज होने से पहले, इस कम्युनिटी को एसटी स्टेटस पहले से मिला हुआ था। पॉपुलेशन ऑफ मैथे डिक्रीजिंग क्रिएट फियर ऑफ मार्जिनलाइजेशन अमंग द कम्युनिटी। मणिपुर के अंदर मैते पीपल का जो पॉपुलेशन है वो, उसका रेट डिक्रीजिंग हो रहा है, जिसकी वजह से इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइजेशन का फियर है। इस वजह से भी यहाँ पर कुछ इश्यूज यहाँ पर रेज हो रहे हैं। नंबर 3, रिफ्यूजी इंट्रूजन। इन्फ्लक्स ऑफ कुकी रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार हैव ट्रिगर्ड टेंशंस ओवर डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड रिसोर्स कंपटीशन। कुकीज का इन्फ्लक्स मेनली मणिपुर साइड से हो रहा है, और इस वजह से मणिपुर के अंदर डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड रिसोर्स कंपटीशन के बीच में यहाँ पर टेंशंस ओवर हो रहे हैं। मणिपुर शेयर्स नियरली 400 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ मणिपुर स्टेट का अबाउट 400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। द सडन ट्रिगर इन अप्रैल 2023, द मणिपुर हाई कोर्ट रिकमेंडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसिडर द मैटे कम्युनिटी डिमांड। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि स्टेट गवर्नमेंट मैथे कम्युनिटी की जो भी डिमांड है एसटी स्टेटस में इंक्लूड करने के लिए इसको स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर करे। यहाँ से क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5, कुकीज ऑब्जेक्शन। कुकी का इस पर क्या ऑब्जेक्शन है? एज मैदे अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मणिपुर पॉपुलेशन, इफ एक्सटेंडिंग एसटी स्टेटस टू देम वुड मीन दैट दे वुड गेट अ शेयर ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब रिजर्व्ड फॉर नागाज एंड कुकीज। कुकीज का ऑब्जेक्शन ये है कि अगर मैदे कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे दिया जाता है, इससे नागा एंड कुकीज को एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब रिजर्वेशन मिला हुआ है, या एजुकेशन सेक्टर में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसमें मैथे पीपल का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे नागाज एंड कुकी पीपल का जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाएगा। The conflict began after a peaceful protest march organized by all tribal student union of Manipur against the Manipur High Court's recommendation to recognize the Meiteis as a ST। ये कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम पर बिगिन होता है जिस टाइम पर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है। मणिपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर मैते पीपल को ऐसे स्टेटस गिवन करने के लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंड किया था। इसके अगेंस्ट यहाँ पर ADSUM के द्वारा प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से क्लासेस में सडन ट्रिगर होता है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? रीस्टोर गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट इन मणिपुर बाय कर्बिंग द वायलेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मणिपुर के अंदर गवर्नेंस को रीस्टोर करे एंड सिटीजन्स के जो भी राइट है उनको प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट शुड एक्ट डिसिसिवली टू ब्रिंग बैक हार्मोनी, जस्टिस, पीस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। गवर्नमेंट को मणिपुर के अंदर हार्मोनी, जस्टिस, पीस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को ब्रिंग बैक करने के लिए डिसिसिवली एक्ट करने होंगे। इंगेज बोथ पार्टीज टू पीस टॉक टू स्टॉप द वायलेंस। मणिपुर के अंदर वायलेंस को स्टॉप करने के लिए कुकी एंड मैथे दोनों के बीच में पीसफुल टॉक कर। व्हाट इज द डाटा रिलेटेड टू कॉन्विक्टेड पर्सन्स इन इलेक्शंस? शुड कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फेस लाइफ बैन? वाई न्यूज? The Supreme Court is hearing petitions seeking a lifetime ban on convicted persons from contesting elections। सुप्रीम कोर्ट एक पिटिशन से रिलेटेड, जिसमें कॉन्विक्टेड पर्सन्स का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लाइफ टाइम बैन की डिमांड की गई है। इससे रिलेटेड यहाँ पर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है। इट मीन्स यहाँ पर पिटिशन के अंदर डिमांड किया गया है कि जो भी कॉन्विक्टेड पर्सन्स हैं उनका इलेक्शन कंटेस्टिंग बैन होना चाहिए। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस? लीगल प्रोविजंस इससे रिलेटेड क्या है? सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 provides for the disqualification of a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल ऑफेंस
में कॉन्विक्ट किया जाता है और उसको 2 ईयर से ज़्यादा, 2 ईयर या इससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होता है, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रोविजन किया गया है। एक बार राहुल गांधी के अगेंस्ट इसी टाइप का इशू रेज हुआ था। सच अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। कोई भी पर्सन जो क्रिमिनल ऑफेंस या फिर जिसको 2 ईयर या इससे ज़्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट हुआ है, इस तरह का पर्सन 6 ईयर तक यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ये प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर किया गया है। सेक्शन 8(1) further stipulated that a person convicted under criminal law for heinous crimes like rape, the Protection of Civil Rights Act for preaching or practice of untouchability, UAPA for unlawful association, prevention of corruption act, etc., will be disqualified irrespective of the period of their sentence and 6 years after release. RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8(1) के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर हीनस क्राइम्स से रिलेटेड उसके कॉन्विक्ट अगर वो पाया जाता है, हीनस क्राइम्स के अंदर कौन कौन से क्राइम्स आ सकते हैं? रेप से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट्स से रिलेटेड, फॉर प्रीचिंग और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यूएपीए से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड, अगर कोई भी केस अगर किसी पर्सन के ऊपर लगता है तो वो डिस्क्वालीफाई यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए हो सकता है। उसका सेंटेंस 2 ईयर है, 1 ईयर है, उसको यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। अगर 1 डे के लिए भी अगर यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर गिवन किया जाता है हिनस क्राइम से रिलेटेड, उसको 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जबकि सेक्शन 8(3) के अंदर प्रोविजन किया गया है कि उसको मिनिमम 2 ईयर का जेल होना चाहिए। अगर जेल होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है, तो उसको 6 ईयर के लिए बैन कर दिया जाएगा। बट हेनस क्राइम्स के अंदर अगर कोई भी पर्सन कॉन्विक्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसको नेक्स्ट 6 ईयर के लिए यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बैन कर दिया जाएगा। व्हाट आर पास्ट डिसीजंस इससे रिलेटेड कोर्ट के क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड नोटेबल जजमेंट इन फेवर ऑफ डिक्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स के फेवर में वेरियस जजमेंट गिवन किए हैं। इससे पहले नंबर 1, इन द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002, इट मैंडेटेड द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस में ये मैंडेट किया है कि कोई पर्सन जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा है, इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले वो अपना जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको डिस्क्लोज करे। वन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट टू कंटेस्ट इलेक्शंस इज दैट अ पर्सन शुड बी एन इलेक्टर। Section 62(5) stipulates that a person in jail is not eligible to vote in elections. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन के तौर पर ये कंडीशन रखा हुआ है कि कोई भी पर्सन इलेक्शन तभी कंटेस्ट कर सकता है अगर वो इलेक्टर है। अगर वो इलेक्टर के कैटेगरी में आता है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। सेक्शन 62(5) स्टिपुलेट दैट अ पर्सन इन जेल इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 62(5) के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई पर्सन अगर जेल के अंदर है वो वोट नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग ये हो कि उसको वोटिंग का भी राइट यहाँ पर खत्म हो जाता है। द कोड इंटरप्रेटेड दैट पर्सन्स हु आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स देयरफॉर सीज टू बी इलेक्टर्स एंड हेंस नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कोड ने ये भी इंटरप्रेट किया कि कोई पर्सन अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर है, यानी उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहे हैं बट वो प्रिजन उसको गिवन किया हुआ है, वो इलेक्टर नहीं हो सकता। इट मीन्स वो वोट देने का उसको राइट नहीं है और इस तरह से यहाँ पर इलेक्शंस कंटेस्ट करने का भी उसको राइट नहीं दिया गया है। However, the Parliament amended the Act in 2013 to overturn this judgment, allowing under trial prisoners to contest elections. So, पार्लियामेंट ने 2013 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया और प्रोविजन किया कि कोई भी पर्सन अगर उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है और वो प्रिजन के अंदर है, उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने का पावर दिया जाना चाहिए। ऐसा पार्लियामेंट ने प्रोविजन कर दिया 2013 में।
इट मीन्स करंट में देखा जाए तो कोई भी पर्सन जो प्रिजन के अंदर है और उसके ट्रायल चल रहे हैं केस से रिलेटेड, तो उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया था। पार्लियामेंट ने 2013 में अमेंडमेंट किया। In Lily Thomas 2013, the court struck down Section 8(4) of the Representation of People Act 1951 that allowed a sitting legislator to continue as a member even after being convicted if they filed an appeal as unconstitutional against political justice. 2013 में लिली थॉमस केस में कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(4) को स्ट्रक डाउन किया। 8(4) के अंदर प्रोविजन था कि सिटिंग लेजिस्लेचर जो भी है, अगर वो कॉन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो अपील फाइल करता है, उस केस में उसको कंटिन्यू अपनी पोस्ट पर बने रहने का राइट का प्रोविजन किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के अगेंस्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन गिवन किया। इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के अंदर प्रोविजन किया गया कि कोई भी अगर सिटिंग लेजिस्लेचर है उसके अगेंस्ट कोई कॉन्विक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो उसको और वो अपील फाइल करता है तो कंटिन्यू अपनी पोस्ट पर रह सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर दिस जजमेंट अ सिटिंग लेजिस्लेचर इज डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द सेंटेंसिंग फॉर अ कॉन्विक्शन। इस जजमेंट के बाद सिटिंग लेजिस्लेचर का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको इम्पोज कर दिया गया। इट मीन्स उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर किया जाने लगा। अब ऐसा प्रोविजन है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 1, सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 provides that the election commission may remove any disqualification or reduce the period of disqualification for a convicted person। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 11 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन के डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकता है और पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को रिड्यूस कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर ये जुडिशियल पावर इलेक्शन कमीशन को भी मिला हुआ है। इट यूटिलाइज दिस पावर इन सितंबर 2019 टू रिड्यूस द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ प्रेम सिंह तामांग, incumbent CM of Sikkim, from 6 years to 13 months, which allowed him to contest and win by election। इलेक्शन कमीशन ने इस पावर को यूज पहली बार सितंबर 2019 में किया जब सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तामांग को 6 ईयर का उन्हें जो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर गिवन किया गया था उसको रिड्यूस करके 13 मंथ तक कर दिया और उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने का यहाँ पर परमिशन मिल जाता है। It was a questionable decision of the Election Commission to have reduced the disqualification period of a person convicted under the Prevention of Corruption Act, considering its various recommendations to curb criminalization of politics। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सिक्किम सीएम का जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रिड्यूस किया था, ये क्वेश्चनेबल डिसीजन रहा है बिकॉज ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कॉन्विक्टेड पर्सन के डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को यहाँ पर रिड्यूस किया गया। व्हाट इज द करंट पिटिशन? द करंट पिटिशन सीक अ लाइफ टाइम बैन ऑन कॉन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। करंट पिटिशन जो यहाँ पर डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका मेन एम यही है कि कॉन्विक्टेड पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए। The petitioner argued that if a convicted person is not eligible for even a junior grade government job, how could they become lawmaker 6 years after serving their sentence? पिटिशनर का कहना है कि कॉन्विक्टेड पर्सन अगर जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, वो डिसीजन मेकर 6 ईयर के बाद कैसे बन सकता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिक्स का किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। A report by ADR stated that 251, 46% of the 543 elected MPs in 2024 have criminal cases against them, and 171, 31% face serious criminal charges, including rape, murder, attempt to murder, and kidnapping। ADR की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में जितने भी 543 मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं, MPs इलेक्ट किए गए हैं, इनमें से 46%, इनमें 251 MPs ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, एंड 171 अबाउट 31% MPs हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस
इनकॉर्पोरेट किए गए। सीरियस क्रिमिनल चार्जेस सच एज रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड किडनैपिंग से रिलेटेड चार्जेस इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। It added that chances of winning for a candidate with a criminal background was 15.4% and against just 4.4% for a candidate with a clean background। एडीआर की रिपोर्ट ये यहाँ पर फाइंडिंग्स हैं इसकी। इस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले एमपीज का जो विनिंग रेट था वो 15.4% था, जबकि क्लीन बैकग्राउंड वाले मेंबर्स का विनिंग रेट यहाँ पर 4.4% था। द लॉ कमीशन in 1999 and 2014 and the election commission on various occasions have highlighted the need to curb the criminalization of politics। पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन को कर्ब करने के लिए लॉ कमीशन इन 1999 एंड 2014 इलेक्शन कमीशन ने भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पर यह हाईलाइट किया है कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। They have recommended that even persons against whom charges are framed by a competent court for an offence that entail punishment of more than 5 years should not be allowed to contest elections। इलेक्शन कमीशन और लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर इस तरह के क्रिमिनल चार्जेस फाइंड किए जाते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। What can be way forward? Meanwhile, the power vested with the Election Commission for reducing or removing the period of disqualification of a convicted person should be reviewed by the court for its constitutional validity। इलेक्शन कमीशन को जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिड्यूस करने का या रिमूव करने का जो पावर गिवन किया गया है, ये कोर्ट के रिव्यू पावर में आना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसका। China constructing a world largest hydropower project on Brahmaputra River। In this article, we will discuss about China's Brahmaputra Dam. Should India be worried about this dam? So let's discuss the issue in detail। China has approved the construction of the world largest hydropower project on the Yarlung Tsangpo River, Brahmaputra River in Tibet, with a capacity of 60 gigawatt, 3 times that of three Gorges Dam। रिसेंटली चाइना ने एक यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पास किया है जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी होगा वो 60 गीगावाट कैपेसिटी होगा, जो कि 3 गॉर्जेस डैम की कैपेसिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। इट्स अप्रूवल वॉज ग्रांटेड ऑन 25 दिसंबर 2024। इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल 25 दिसंबर 2024 को ग्रांट किया जा चुका है। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इनटू अरुणाचल प्रदेश एज सियांग, इनटू आसाम एज ब्रह्मपुत्र एंड देन इनटू बांग्लादेश बिफोर रीचिंग द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंटर करती है, इस रिवर को वहाँ पर सियांग रिवर के नाम से जाना जाता है। आसाम में जैसे ही एंटर करती है, वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नेमिंग दिया जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल तक ये रीच करती है। The project is expected to have a significant impact on ecology, the livelihoods and water availability for millions downstream। चाइना जो ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट पड़ेगा एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो कि डाउन स्ट्रीम कंट्रीज के अंदर लिविंग कर रहे हैं, वहाँ पर वाटर के अवेलेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर इशूज रेज हो सकते हैं। India has consistently expressed its concern to China about such projects, emphasizing the need for transparency and consultation to protect the downstream states' interest। चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस टाइप के चल रहे हैं, बट इंडिया ने इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने कंसर्न को कंसिस्टेंटली एक्सप्रेस किया है और इंडिया ने इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी एंड डाउन स्ट्रीम स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कंसल्टेशन पर फोकस किया है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड वेयर दिस प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिशिंग। व्हाट इज यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट? यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट क्या है? यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लान्ड एट द ग्रेट बैंड ऑफ रिवर इन मेडोंग काउंटी, तिब्बत, वेयर इट मेक्स अ यू टर्न बिफोर एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश। यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उस यू टर्न पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश के अंदर यू टर्निंग टेकिंग करती है। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ चाइनाज 14th 5-year प्लान
14th 5 ईयर प्लान का ये पार्ट है चाइना का। 14th 5 ईयर प्लान जो कि 2021 से 2025 तक के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। लोकेशन एंड प्लानिंग स्टेज इस प्रोजेक्ट का क्या रहेगा? द प्रोजेक्ट्स लोकेशन हैज बीन स्ट्रेटेजिकली चूजन बाय चाइना। चाइना ने यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो लोकेशन चूज किया वो स्ट्रेटेजिकली चूज किया है। रिसेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फंडिंग एलोकेशन construction of small dams and changes in the upstream land use suggest the project is in an advanced planning phase. Perhaps construction work will start soon. यालुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज सच एज फंडिंग एलोकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स चेंजिंग इन अपस्ट्रीम लैंड यूज ये सजेस्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग एडवांस्ड फेज में पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। व्हाट इज चाइनाज गोल फॉर द यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट? यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट से चाइना का क्या मेन गोल है? To reduce reliance on conventional energy sources and to achieve net zero neutrality carbon neutrality by 2060। चाइना का जो पहला ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पर रिलायंस को रिड्यूस करना है। सेकेंड, 2060 तक चाइना ने नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट रखा हुआ है इसको अचीव करने का यहाँ पर ये मेन ऑब्जेक्टिव रखता है। The rivers strip descend from the mountains provide an ideal flow rate for hydroelectricity generation, making it prime location for this mega project। बिकॉज ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इस रिवर का जैसे ही माउंटेनियस रीजन से फ्लो होता है तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक आइडियल साइट प्रोवाइड कराता है और इसके थ्रू चाइना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। चाइना जो वेरियस डैम एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, चाइना के द्वारा वेरियस डैम यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड एनवायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है? चाइना the recent Yarlung Sangpo project dam, including the three gorges dam, highlight the massive scale of its hydropower ambitions। चाइना रिसेंट यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट डैम पर वर्क कर रहा है और साथ में थ्री जॉर्जियस डैम यहाँ पर मेकिंग कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है कि हाइड्रो पावर एम्बिशंस चाइना की बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंटल कंसर्न इनके क्या क्या हो सकते हैं? एल्टर्ड ग्रेविटी एनोमलिटी मैप ड्यू टू द इमेंस वेट ऑफ स्टोर्ड वाटर। Three Gorges Dam has altered gravity anomaly maps, caused severe ecological impact and even triggered earthquake। स्टोर्ड वाटर के इमेंस वेट की वजह से बिकॉज यहाँ पर थ्री गॉर्जेस डैम जो बनाए जा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटी एनोमली मैप्स अल्टर हो रहे हैं और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो हो रहे हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ओवर मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू चेंज इन रिवर मोर्फोलॉजी। रिवर मोर्फोलॉजी में चेंजिंग की वजह से ओवर मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। Challenges for downstream regions, the Yarlung Sangpo project could exacerbate environmental and social risk on a larger scale, posing significant challenges for downstream regions। डाउनस्ट्रीम रीजन्स जो भी हैं यारलुंग सांगपो प्रोजेक्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। व्हाट आर कंसर्न फॉर इंडिया रिलेटेड टू चाइनाज प्रोजेक्ट? चाइना के इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया के बिफोर क्या क्या कंसर्न्स रेज हो रहे हैं? नंबर वन, इम्पैक्ट ऑन वाटर फ्लो टू इंडिया। इंडिया में जो भी इस रिवर के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वाटर की अवेलेबिलिटी कहीं ज़्यादा हो सकती है कहीं कम हो सकती है। नंबर टू, अर्थक्वेक प्रोन एंड फ्रेजाइल इकोलॉजी। अर्थक्वेक प्रोन एंड फ्रेजाइल इकोलॉजी से रिलेटेड कंसर्न है। इंटरप्शन ऑफ सिल्ट एंड बायोडाइवर्सिटी और सिल्ट से रिलेटेड इंटरप्शंस यहाँ पर शो हो सकते हैं। कंसर्न ओवर चाइनाज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, चाइनाज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कंसर्न है। इम्पैक्ट ऑन वाटर फ्लो टू चाइना टू इंडिया, the proposed dam could significantly affect water flow from China to lower riparian state India, as most of water in the Brahmaputra system originates in Tibet। proposed dam की वजह से चाइना से लोअर रिपेरियन स्टेट ऑफ इंडिया में जितना भी वाटर फ्लो होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में ज़्यादातर वाटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फ्लडिंग का वजह बनता है और इन स्टेट के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी चाइना के इस प्रोजेक्ट की वजह से एफर्ट हो सकती है। एनी अल्ट्रेशन इन वाटर फ्लो कंसिडर टू डिसरप्ट वाटर अवेलेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। वाटर फ्लो में अगर किसी भी टाइप का अल्ट्रेशन होता है तो इससे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबिलिटी डिसरप्ट हो सकती है।
Number of earthquake prone and fragile ecology. This region is one of the most ecologically fragile and earthquake prone zone in world. पूरे वर्ल्ड में ये जोन मोस्ट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड अर्थक्वेक प्रोन जोन है. A large dam in this zone increase the risk of catastrophic events. इस जोन में लार्ज डैम का बनाया जाना कहीं ना कहीं ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के लिए रिस्क इंक्रीज कर सकता है. Number three, interruption of silt and biodiversity. Large dams often block the flow of silt, which are essential for agriculture and cause changes in river flow adversely affecting local biodiversity. लार्ज डैम जितने भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं इसके वजह से सिल्ट का फ्लो ब्लॉक होता है. सिल्ट जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. These disruptions could have long-term agricultural and ecological consequences for the region. इस तरह के जो भी डिसरप्शंस पैदा होंगे लार्ज डैम की वजह से इसके लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इस रीजन में देखे जा सकते हैं. कंसर्न ओवर चाइना कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट डिजास्टर्स. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज आर क्रूशियल. इस तरह के डिजास्टर से अगर अपने को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कंट्रीज के बीच में यानी इंडिया और चाइना के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चाइनीज रिलेक्टेंस टू कोऑपरेट विद लोअर रिपेरियन स्टेट लाइक इंडिया. रोअर रिपेरियन स्टेट जितने भी हैं चाइना उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है. सिमिलर कंसर्न हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द मेकोंग रिवर बेसिन वेयर चाइना 12 लार्ज डैम हैव नेगेटिवली इम्पैक्टेड डाउनस्ट्रीम नेशंस सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश. मेकोंग रिवर बेसिन में भी चाइना ने अबाउट 12 लार्ज डैम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जो कि डाउन स्ट्रीम नेशंस सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं. What are existing coordination mechanism and transboundary river between India and China? इंडिया एंड चाइना के बीच में ट्रांसबाउंडरी रिवर जितने भी हैं उसको डील करने के लिए एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या है. इंडिया एंड चाइना हैव सेवरल एग्रीमेंट्स फॉर कोऑपरेशन ऑन ट्रांसबाउंडरी रिवर्स. ट्रांसबाउंडरी रिवर्स पर कोऑपरेशन के लिए इंडिया और चाइना के बीच में सेवरल एग्रीमेंट्स पहले हुए हैं. नंबर 1 अम्ब्रेला एमओयू 2013 में साइन किया गया था. नंबर 2 ब्रह्मपुत्र एमओयू साइन किया गया था. सतलुज एमओयू साइन किया गया है. एक्सपोर्ट लेवल मैकेनिज्म 2006 में साइन किया गया है. नंबर 1 अम्ब्रेला एमओयू 2013 कवर्स ओवरऑल कोऑपरेशन ऑन ट्रांसबाउंडरी रिवर्स. ट्रांसबाउंडरी रिवर्स चाइना और इंडिया के बीच में जो भी है उस पर उससे रिलेटेड कोऑपरेशन के लिए ओवरऑल कोऑपरेशन को इस अम्ब्रेला एमओयू के अंदर कवर किया गया है. इट हैज नो एक्सपायरी डेट. इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. नो एक्टिविटीज करंटली बीइंग अंडरटेकन अंडर दिस एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट के अंदर अभी भी कोई भी एक्टिविटी अंडरटेकिंग नहीं किया जा रहा है. नंबर 2 ब्रह्मपुत्र एमओयू साइंड फॉर डाटा शेयरिंग एंड रिन्यूएबल एवरी 5 ईयर्स. ब्रह्मपुत्र एमओयू डाटा शेयरिंग के लिए साइन किया गया था और एवरी 5 ईयर में इसको रिन्यू करने का प्रोविजन किया गया. इट लैप्ड इन 2023 एंड इट्स रिन्यूअल इज अंडर प्रोसेस विया डिप्लोमेटिक चैनल्स. 2023 में ब्रह्मपुत्र एमओयू एक्सपायर हो चुका है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इसको रिन्यूएबल किया जाना अभी बाकी है. नंबर 3 सतलुज एमओयू इनिशिएटेड आफ्टर द 2004 पार्चू लेक इंसिडेंट. पार्चू लेक इंसिडेंट के बाद 2004 में सतलुज एमओयू यहाँ पर साइन किया गया था. दिस एमओयू इज ऑल्सो पेंडिंग रिन्यूएबल. रिन्यूएबल इसका भी अभी बाकी है. नंबर 4 एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म 2006 फैसिलिटेड एनुअल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू डिस्कस ट्रांसबाउंडरी रिवर इशूज. 2006 में चाइना और इंडिया के बीच में एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया था. इसको इस्टेब्लिश किया जाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसबाउंडरी रिवर्स दोनों कंट्रीज के बीच में जितनी भी हैं वो उससे रिलेटेड एनुअल मीटिंग को ये फैसिलिटेट करता है. व्हाट इज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क. ट्रांसबाउंडरी रिवर से रिलेटेड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है. 1997 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज. 1997 में यूएन कन्वेंशन किया गया था ऑन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशन यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज. इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज को नॉन नेविगेशनल यूजेज से रिलेटेड यहाँ पर लॉ एस्टेब्लिश किए गए हैं. Neither India nor China is a signatory to the 1997 UN Convention on the Law of the Non-Navigational Use of International Water Sources, but both countries abide by its key principles. 1997 का UN Convention on Law on the Non-Navigational Use of International Water Courses इसका ना इंडिया सिग्नेटरी रहा है ना चाइना सिग्नेटरी रहा, पर इसके प्रिंसिपल हैं दोनों कंट्रीज उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. Its key principles include equitable and reasonable water usage and ensuring that actions of one country do not significantly harm another. इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं दोनों कंट्रीज उन की प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए अवॉइड है. इक्विटेबल एंड रीजनेबल वाटर यूजेज यहाँ पर दोनों कंट्रीज के लिए इंश्योर किया गया है कि दोनों कंट्रीज इक्विटेबल एंड रीजनेबल वाटर यूज करेंगे. एंड वन कंट्री का एक्शन अदर
In this session, we will discuss about appointment of ad hoc judges. Is appointing ad hoc judges a viable means to reduce backlog? The Supreme Court on January 30, 2025 permitted High Court to appoint retired judges on an ad hoc basis to address the mounting backlog of cases. 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए परमिट किया है कि वो रिटायर्ड जजेस को एड हॉक बेसिस पर अपॉइंट करें सो दैट केसेस के बैकलॉग को एड्रेस किया जा सके. However, these judges were authorized to hear only criminal appeals as part of a bench led by a sitting judge. एड हॉक जजेस जो होते हैं ये ओनली क्रिमिनल अपील्स को हियर कर सकते हैं. इज द एड हॉक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अ विएबल रेमेडी फॉर रिड्यूसिंग पेंडेंसी? क्या जुडिशरी के अंदर जितने भी केसेस पेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए एड हॉक अपॉइंटमेंट क्या विएबल रेमेडी हो सकती है? व्हाट आर की पॉइंट्स रिगार्डिंग एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में एड हॉक जजेस से रिलेटेड क्या क्या की पॉइंट्स हैं? Ad hoc judges are temporary judges appointed to a court to address specific problems such as reducing case backlog or filling gap when permanent judges are unavailable. एड हॉक जजेस टेम्परेरी जजेज होते हैं जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सो दैट केसेस के बर्डन को कम किया जा सके या फिर जजेज की अनअवेलेबिलिटी को यहाँ पर फिल किया जा सके. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इससे रिलेटेड? Article 224A of the Constitution allow the Chief Justice of High Court, with the President's approval along with the consent of the retired judges, to appoint a retired High Court judge to serve temporary. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224A के अंदर प्रोविजन किया गया है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद और रिटायर्ड जज के कंसेंट के बाद रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेज को टेम्परेरी सर्व करने के लिए अपॉइंट कर सकता है. प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट. एड हॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होगा? तो प्रोसीजर इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1998. प्रोसीजर इसके लिए MOP 1998 के अंदर गिवन है. द MOP स्टेट दैट आफ्टर द रिटायर्ड जज हैज कंसेंटेड टू द अपॉइंटमेंट, द चीफ जस्टिस मस्ट फॉरवर्ड हिज नेम एंड डिटेल टू द स्टेट CM. MOP के अंदर प्रोविजन किया गया है कि रिटायर्ड जज की कंसेंट के बाद चीफ जस्टिस जो होगा वो उसका नेम एंड डिटेल कंसर्न स्टेट CM के पास, चीफ मिनिस्टर के पास सेंड करेगा. द चीफ मिनिस्टर विल पास दिस रिकमेंडेशन टू द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री हु विल कंसल्ट द CJI बिफोर फॉरवर्डिंग द रिकमेंडेशन एंड द CJI एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. CM इसके बाद इस रिकमेंडेशन को यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास भेजता है. यूनियन लॉ मिनिस्टर इसके बाद CJI से कंसल्ट करता है एंड उसके बाद यूनियन लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के पास इस डिटेल को सेंड करता है. द PM विल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन वेदर टू गिव हर अप्रूवल. PM उसके बाद प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करेगा कि अप्रूवल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. In 2021, the Supreme Court ruled that the recommendations for appointing retired judges must go through the Supreme Court Collegium. 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया है कि किसी भी एड हॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोसीजर है उसको सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के थ्रू पास होना होगा. अंडर द कॉलेजियम सिस्टम, द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, द CJI शुड कंसल्ट कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कॉलेजियम सिस्टम के अंदर हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो CJI उसके लिए CJI को सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करना पड़ता है और ये 3 मेंबर का यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम होता है. एड हॉक जजेस का टेन्योर कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? एड हॉक जजेस टिपिकली सर्व फॉर 2 to 3 years with a number ranging from 2 to 5 based on the vacancies and backlog in the high court. टिपिकली एड हॉक जजेस 2 to 3 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. हाई कोर्ट के अंदर केसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं या जजेस का सीट वैकेंट है तो 2 to 5 years तक ये वर्किंग कर सकते हैं. रोल एंड ड्यूटीज एड हॉक जजेस का क्या होता है? Ad hoc judges may hear cases over 5 years old and are prohibited from other legal work such as arbitration, advisory और client representation. Ad hoc judges जितने भी होते हैं ये उन केसेस को हियर करते हैं जो 5 year old है और बट इन्हें लीगल वर्क प्रोहिबिट किया गया है. लीगल वर्क सच एज आर्बिट्रेशन, एडवाइजरी, क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड वर्क ये नहीं कर सकते. Emoluments and allowances. Ad hoc judges will receive emoluments and allowances equivalent to a permanent judge of High Court excluding pension.
हाई कोर्ट परमानेंट जजेस के इक्वल इन्हें एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस गिवन किए जाते हैं, बट पेंशन इन्हें नहीं दी जाती है। ओल्ड पेंशन जो इनकी होती है वही कंटिन्यू रनिंग में होती है। Previous appointment. Only three ad hoc judges have been appointed under Article 224A, with the Supreme Court calling it a dormant provision. अभी तक 224A आर्टिकल के अकॉर्डिंग 3 एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है इंडिया के अंदर। When ad hoc judges appointed, ad hoc judges का अपॉइंट कब किया जाता है? In the Lok Prahari versus Union of India case 2021, the Supreme Court laid down the following requirement to initiate the appointment of process. Ad hoc judges का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा वो कुछ 3 कंडीशंस में हो सकता है। वैकेंसी थ्रेशोल्ड, इफ मोर देन 20% ऑफ द सेक्शंस स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इज वैकेंट। अगर जजेस की ओवरऑल स्ट्रेंथ का 20% से ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, उस केस में एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। पेंडिंग केसेस, इफ मोर देन 10% ऑफ द बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस इज ओवर 5 ईयर्स ओल्ड। 5 ईयर ओल्ड केसेस का पेंडेंसी अगर 10% या से ज़्यादा है, उस केस में एड हॉक जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। रेगुलर अपॉइंटमेंट फर्स्ट, एड हॉक अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड आफ्टर द प्रोसेस फॉर रेगुलर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। एड हॉक अपॉइंटमेंट प्रोसेस तभी स्टार्ट किया जा सकता है जब रेगुलर जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो। एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए आर्टिकल 127 है। When there is a lack of quorum of the permanent judges to hold or continue any session of the Supreme Court, the CJ can appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court only for a temporary period. सुप्रीम कोर्ट के सेशन को होल्ड करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए अगर परमानेंट जजेस का कोरम लैक है या मेंबर कम है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को एज एन एड हॉक जज टेम्परेरी टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। सीजेआई कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सीजेआई इसके लिए कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करेगा और प्रेसिडेंट के साथ पहले उसको कंसल्ट करना ही होता है। The judge so appointed should be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. इस एड हॉक के तौर पर जो भी जज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसको करना होगा। While attending the sitting of the Supreme Court, he enjoy all the jurisdiction, powers and privileges of a judge of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को जब भी एड हॉक जजेस अटेंड करते हैं, उन्हें ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड पावर एंड प्रिविलेजेस जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।